Visualizing data. We can often understand data more clearly if it is presented as a picture. अक्सर हम लोग डेटा को काफ़ी क्लियरली, काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं अगर वो पिक्चर के रूप में दिया जाए तो. दिस इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन. इसी को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन. लास्ट ईयर वी सॉ हाउ टू विजुअलाइज डेटा यूजिंग ग्राफ्स. पिछले साल हम लोग ने देखा कि कैसे ग्राफ्स का यूज करके हम दिए हुए किसी भी डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. लेट अस एक्सप्लोर विजुअलाइजेशन फर्दर. चलो विजुअलाइजेशन को और आगे सीखते हैं. क्लबिंग दी कॉलम्स. अर्लियर वी लुक्ड एट दी मंथली अनियन प्राइस इन यहापुर एंड वहापुर. तो इससे पहले हम लोग ने यहापुर वहापुर के जो महीने के प्याज के दाम थे उनको देखा था, ठीक है, जो कि ये दिए हुए हैं. अब इसी जानकारी को कॉलम ग्राफ में दिया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम ग्राफ. ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? कॉलम ग्राफ. ठीक है, तो यहां पर इस वाले में दिए हैं यहापुर के प्राइजेस, ठीक, और ये नीचे वाले में दिए हैं वहापुर के प्राइजेस. द टू कॉलम ग्राफ कैन ऑल्सो बी कंबाइंड इनटू सिंगल ग्राफ. दो कॉलम ग्राफ को हम लोग एक सिंगल कॉलम ग्राफ में भी कंबाइन करके ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, वी जस्ट ड्रॉ दी बार साइड बाय साइड. इसमें जो बार है ना, इसको किनारे, एक दूसरे के किनारे किनारे बना दिया गया, मतलब बगल बगल में बना दिया गया. वेरीफाई इफ द डेटा इन द टेबल मैचेस द ग्राफ बिलो. वेरीफाई करो अगर जो डेटा है टेबल का वो इस ग्राफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. तो आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, वैसे सही होगा. ठीक है, वी यूज डिफरेंट कलर्स टू क्लियरली सेपरेट द डेटा फ्रॉम द टू प्लेसेस. हम लोगों ने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करा है ताकि दोनों के डेटा को सेपरेट यानी कि अलग अलग रखा जा सके. दिस इज कॉल्ड ए क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ. इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ. सिंस इट हैज टू कॉलम्स इन ईच क्लस्टर, वी ऑल्सो कॉल इट डबल कॉलम ग्राफ. क्योंकि हर क्लस्टर में दो दो कॉलम हैं तो इसीलिए इसको डबल कॉलम ग्राफ भी कहते हैं. क्वेश्चन दिया है दोस्तों, व्हाट इज द स्केल यूज्ड इन दिस ग्राफ. इस ग्राफ में स्केल का क्या यूज हुआ है? तो स्केल क्या है देख लेते हैं. तो स्केल यूज क्या है कि भाई एक यूनिट, देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं 1 यूनिट. तो यहाँ पे स्केल ये है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना है? 10 के बराबर. ठीक है ना, 10 रुपीज. ठीक है, 10 रुपीज. एक यूनिट जो है 10 रुपए के बराबर है और यही यहाँ पे स्केल ली गई है. ठीक है दोस्तों, द रिलेटिव हाइट ऑफ द बार्स टेल्स अस वेयर अनियंस आर कॉस्टलियर इन ईच मंथ. जो रिलेटिव हाइट है बार्स की, ये हमको बताती है कि जो अनियन है वो कहाँ पर कॉस्टलियर थे हर महीने में. वी कैन ऑल्सो विजुअलाइज एस्टिमेट्स द डिफरेंस visually estimate the difference by referring to the marking along the vertical line. इसके अलावा वर्टिकल लाइन पे जो मार्किंग है उसको रेफर करके, उसको देखकर हम लोग जो डिफरेंस है इनके बीच का उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं. नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है, इज इट नाउ इजियर टू कंपेयर मंथ वाइज प्राइस इन बोथ प्लेसेस. क्या अब आसान हो गया है मंथ वाइज कंपेरिजन करना दोनों प्लेसेस का? तो जवाब है यस, हाँ. ठीक है दोस्तों, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, take off. You might have heard about scientific probes like Chandrayaan 3 launched in 2023 by ISRO or the Voyage 1 launched in 1977 by NASA. आप लोगों ने हो सकता है जो साइंटिफिक प्रोब्स हैं जैसे कि चंद्रयान 3 जिसको कि 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च करा गया था और वोयाज 1 जिसको कि 1977 में नासा द्वारा लॉन्च करा गया था, शायद आपने इनके बारे में सुना हो. ऑब्जर्वेबल सैटेलाइट्स लाइक आर्यभट्टा लॉन्च इन 1975 बाय इसरो और स्पुतनिक 1 लॉन्च इन 1975 बाय द सोवियत स्पेस प्रोग्राम और अबाउट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हो सकता है जो साइंटिफिक प्रोब्स होते हैं जैसे कि चंद्रयान 3, वोयाज 1, इनके बारे में आपने सुना हो. इसके अलावा जो ऑब्जर्वेबल सैटेलाइट्स होती हैं जैसे कि आर्यभट्ट हो गई जिसको कि इसरो ने 1975 में लॉन्च करा था और स्पुतनिक 1 जिसको कि सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने 1957 में लॉन्च करा था, या फिर जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की होती है, हो सकता है आपने इन सब के बारे में सुना हो. ऑल स्पेस मिशंस आर, सारे जो स्पेस मिशंस होते हैं लॉन्च्ड यूजिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल करके इनको लॉन्च करा जाता है. लुक एट द ग्राफ बिलो
showing the number of worldwide rocket launch by different organization। नीचे ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ के अंदर दुनिया भर की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो नंबर ऑफ रॉकेट्स को लॉन्च करा है वो दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है क्वेश्चन शेयर योर ऑब्जर्वेशन, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको शेयर करो। तो दोस्तों ये है रॉकेट लॉन्च का ग्राफ। तो चलिए थोड़ा सा पहले ना इस ग्राफ को समझ लेते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर आपको ऐसे 3 बार्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 3 बार्स अलग अलग साल के हैं, जैसे कि ये जो डार्क कलर वाला है ये आपके 2021 का है, ये जो लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का है ये आपके 2022 का है, और ये जो ग्रे वाला है ये 2023 का है। ठीक है, और ये बार्स दर्शाते हैं कि कितने रॉकेट्स इनके द्वारा लॉन्च करे गए हैं, और नीचे यहाँ पर स्केल दी हुई है। ठीक है, 0 से लेकर 100 तक की स्केल दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ हम जब इस ग्राफ को देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि 2023 में ना ज़्यादा लॉन्च करे गए हैं। ठीक है, 2023 में संस्थानों द्वारा ज़्यादा लॉन्चेस करे गए, बस कुछ को छोड़ के। जैसे कि देखो यहाँ पे कैश सी में सबसे ज़्यादा 2021 मतलब 2021 में लॉन्च करे गए। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में रॉस कॉस्मोस में देख सकते हो कि 2022 में सबसे ज़्यादा लॉन्च करे गए हैं। बाकी सब में तो 2023 में ज़्यादा लॉन्च है। अच्छा ये भी है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसमें भी 2022 में ज़्यादा लॉन्च करे गए हैं। ठीक है, बाकी सब में यही है कि 2023 में ही ज़्यादा लॉन्च करे गए हैं। जिसमें ये देखो स्पेस एक्स का, देखो स्पेस एक्स का डेटा देखो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। ठीक है, 2021 की तुलना में 2023 में ये डेटा ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। ठीक है, 2022 में डबल था और ये ऑलमोस्ट हो गया ट्रिपल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी तेजी से विकास हो रहा है। Often there is a lot of information in graphs and it may be difficult to understand। अक्सर ग्राफ में काफ़ी सारी जानकारी होती है और उसको अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी क्या होता है, कई बार डिफिकल्ट होता है। We can follow 2 steps process to simplify making sense of the data in the graph। ग्राफ में जो डेटा मौजूद है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए आप 2 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन। पहले तो पहचानो कि दिया क्या हुआ है। नोटिस हाउ द ग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड, नोटिस करो कि ग्राफ कैसे ऑर्गेनाइज कराया गया है, मतलब करा है। व्हाट स्केल इज यूज, किस स्केल का यूज है, एंड व्हाट पैटर्न्स द डेटा शोज, और जो डेटा है वो कौन से पैटर्न को शो करता है। फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लॉन्चेस for the year 2021, 2022 and 2023 are shown as 3 adjacent bars। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च हैं 3 अलग अलग सालों में 2021, 22, 23 में, उनको दिखाया गया है 3 एडजेसेंट बार के रूप में। द स्केल्स यूज्ड इज 1 यूनिट लेंथ 20 रॉकेट्स, जिस स्केल का यूज किया गया है वो है 1 यूनिट आपकी 20 रॉकेट्स के बराबर। नोटिस द नंबर एट द बॉटम, नीचे की तरफ जो नंबर्स हैं उनको नोटिस करो। The other category indicates multiple organizations worldwide that are clubbed together to keep the graph short। जो अदर कैटेगरी है उसमें कई सारी जो दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको साथ में किया गया है, साथ में रख दिया गया है ताकि जो ग्राफ है ये शॉर्ट रहे। ठीक है, नोट दैट इन द डबल बार ग्राफ of onion prices the month are shown in order, that is January to December, to observe the change over the time, whereas in this case a change in order of organization does not affect the meaning। क्या कह रहे कि भाई नोट करो कि कैसे डबल बार ग्राफ में जिसमें हम लोग प्याज के दाम दिखा रहे थे उसमें मंथ वाइज जानकारी जनवरी से लेकर दिसंबर की दी हुई थी, और ये दर्शाता था कि जो प्राइस उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आ रहे हैं। जबकि इस केस में जो चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर में, मतलब संस्थानों के क्रम में, वो मीनिंग को इफेक्ट नहीं करता। मतलब ये कि आप स्पेस एक्स को नीचे करके इसको रॉसकॉस्मोस को ऊपर कर सकते थे, या फिर इसरो को ऊपर करके स्पेस एक्स को नीचे, मतलब इसके ऑर्डर को आप चेंज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसकी मीनिंग पर। ठीक है दोस्तों, स्टेप 2 इन्फर फ्रॉम व्हाट इज गिवन, जो दिया हुआ है उससे इन्फर करो। एनालाइज एंड इंटरप्रेट ईच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को। इसमें फर्स्ट क्या है, वी कैन से दैट यूएसए, चाइना एंड रशिया आर लीडिंग रॉकेट लॉन्चिंग कंट्रीज इन दी गिवन टाइम पीरियड। हम इसमें ये कह सकते हैं कि यूएसए, चाइना और रशिया ये तीनों ही लीडिंग कंट्रीज हैं
इसमें क्या बोलते हैं, रॉकेट के लॉन्च में, ठीक। स्पेस एक्स लॉन्च अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ रॉकेट्स इन 2022 कंपेयर टू 2021। स्पेस एक्स ने 2022 में 2021 की तुलना में तकरीबन दुगने रॉकेट्स को लॉन्च करा है एंड इट लॉन्च्ड अबाउट 35 मोर रॉकेट्स इन 2023। और 2023 में 2022 के कंपैरिजन में इन्होंने 35 और रॉकेट्स लॉन्च करे हैं। थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय द एरियन स्पेस डिक्रीज एवरी ईयर। एरियन स्पेस द्वारा जिन रॉकेट्स को लॉन्च किया जा रहा है वो हर साल घटते जा रहे हैं। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस लॉन्च्ड मोर रॉकेट इन 2022 देन इन 2021। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने 2022 में 2021 की तुलना में ज़्यादा रॉकेट लॉन्च करे। दे लॉन्च फियर रॉकेट्स इन 2023 देन इन बोथ द ईयर्स 2022 एंड 2021। और 2023 में इन्होंने दोनों वर्ष यानी 2022 और 2021 दोनों की तुलना में कम रॉकेट्स को लॉन्च करा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अबाउट 25 रॉकेट्स इन 2023। और बाकी जो संस्थानें हैं उन्होंने 2023 में तकरीबन 25 रॉकेट्स लॉन्च करे हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी जस्टिफाई यूजिंग दिस डेटा। पहचानो कि ये जो दिया हुआ डेटा है इसका इस्तेमाल करते हुए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मोर रॉकेट्स देन द प्रीवियस ईयर। सभी संस्थानों ने पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा रॉकेट्स को लॉन्च करा है। तो दोस्तों ये जो डेटा है इसको देखकर हमें ये चीज़ साफ साफ पता चल रही है कि ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में कम रॉकेट्स को लॉन्च करा है, ठीक है ना, हम लोगों ने ऊपर देखा है। ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूएसए लॉन्च्ड मोर देन 50 रॉकेट्स इन अ सिंगल ईयर। सिर्फ अमेरिका की ही एक संस्थान थी जिसने कि सिंगल ईयर मतलब एक अकेले साल में 50 से ज़्यादा रॉकेट्स को लॉन्च करा। तो चलो भाई चेक कर लेते क्या ऐसा है। तो 40 और 60 के बीच में यहाँ पे 50 होना चाहिए, तो इसके बीच में यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हाँ स्पेस एक्स ही है, अमेरिका का स्पेस एक्स ही है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये एकदम ट्रू है, ठीक है। थर्ड क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय फ्रांस इन ऑल 3 ईयर्स इज लेस देन 40। जो टोटल नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च करे गए हैं फ्रांस के द्वारा तीनों वर्षों में वो 40 से कम है। तो दोस्तों फ्रांस का ये है एरियन स्पेस, ठीक है, क्या ये 40 से कम आएगा? तो देखो ये आपका इधर है, ठीक है। तो आई थिंक ये पहला मतलब 2021 में 15 होगा, ये इधर है, ये बीच में आ रहा है ना थोड़ा, नहीं बीच के भी इधर आ रहा है थोड़ा, तो आई थिंक यहाँ पे 7 या 8 ऐसा कुछ होगा, और ये और भी ज़्यादा इधर है, तो 1 या 2, चलो 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलो अब ऐड कर लेते हैं, तो 8 2 10 कितना हो गया 25 25, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 25, ठीक है। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्चेस हैं फ्रांस के द्वारा वो तीनों सालों के 40 से लेस देन मतलब 40 से कम रहने वाले, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ठीक है। फोर्थ क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय CASC इन ऑल दीज 3 ईयर्स इज अराउंड 40। इसमें ये कह रहा है कि चाइना की जो एजेंसी है CASC इनके द्वारा लॉन्च किए हुए जो तीनों सालों में लॉन्च किए हुए जो रॉकेट्स का एवरेज है वो 40 के आसपास है, ठीक है, एवरेज 40 के आसपास है, ये पूछ रहे हैं। तो चलो भाई इनका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आपका कुछ 50 से थोड़ा कम लग रहा है देखने में, ठीक है। आई थिंक ये 48 49 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसको 48 लेते हैं, प्लस इस साल का कितना है, तो ये आई थिंक 35 है, ठीक है। और ये जो है ये देखने में लग रहा है ये देखने में लग रहा है 45 टाइप्स कुछ, ठीक है। तो चलो अब ऐड कर लेते हैं दोस्तों, तो 40 होता है 80 80 88 88 में 5 और जोड़ दो, तो 88 2 90 93 93 में 5 जोड़ दो 98, अब जोड़ दो 3, तो 1 2 8, ठीक है। एवरेज निकाल रहा है 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 4 12 होता है और 3 2 6 होता है। तो दोस्तों आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 42 से ज़्यादा आने वाला है, मतलब 42 कुछ आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और
इसमें स्टेटमेंट में क्लियरली दिया हुआ था कि इसका जो एवरेज है, तीनों सालों का जो एवरेज है वो 40 के आसपास रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ठीक है, 40 के आसपास है। ये क्या है, इसरो लॉन्च मोर रॉकेट्स देन गैलेक्टिक एनर्जी इन दीज 3 ईयर्स। इसरो ने गैलेक्टिक एनर्जी से ज़्यादा रॉकेट्स को लॉन्च करा है। तो भाई गैलेक्टिक एनर्जी कहाँ है, यहाँ पर है, इसरो यहाँ पर है। तो 2021 में भी इसरो ने ज़्यादा करा है, 2022 में भी इसरो ने ज़्यादा करा है, 2023 में दोनों के नंबर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 21 और 22 में क्लियरली नंबर ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही हुआ, ठीक है ना, कि इसरो ने गैलेक्टिक एनर्जी से ज़्यादा रॉकेट्स को लॉन्च करा है। रशिया लॉन्च मोर देन 60 रॉकेट्स इन दीज 3 ईयर्स। रशिया ने तीनों सालों में 60 से ज़्यादा रॉकेट को लॉन्च करा। तो रशिया का है ये रॉस कॉस्मोस, 60 से ज़्यादा ऐसा है। तो ये यहाँ पे है, ये दिखने में आई थिंक 21 समथिंग लग रहा है, ठीक है। ये इधर 19 लग रहा है देखने में, और ये वाला जो है ये 18 लग रहा है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, तो 21 + 19 ये हो गया 30, 40, 40, 50, 58। आंसर 58 आ रहा है दोस्तों, 60 से कम 58 आ रहा है, 60 से कम। यहाँ पे दिया था कि भाई 60 से ज़्यादा लॉन्च करें, तो ज़्यादा नहीं कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए, लिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ कंसिस्टेंटली लॉन्च्ड मोर रॉकेट्स एवरी ईयर। उन संस्थानों के नाम बताइए जिन्होंने हर साल ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च करें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से संस्थान है, तो पहला तो स्पेस एक्स है, ठीक है, 21 से ज़्यादा 22 में, 22 से ज़्यादा 23 में, ठीक है। और कौन है जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और तो किसी में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये चाइना वाले में देखो, पहले इन्होंने 21 में ज़्यादा करे, फिर 22 में कम, फिर 23 में ज़्यादा, इस तरीके से है। तो कंसिस्टेंट बढ़ोतरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस एक्स में देखने को हम लोग को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो इसका स्पेस एक्स हो जाएगा। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ लॉन्च वर्ल्ड वाइड इन 2023। कह रहे कि आपको एस्टिमेट करना होगा टोटल नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च का वर्ल्ड वाइड 2023 में। तो अगर एस्टिमेट की बात हो रही है तो आई थिंक ये 200 के आसपास होना चाहिए, कुछ 200 से 400 के बीच में होना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से। अगर आपका कुछ और आंसर हो तो आप अपने मन से दे सकते हो। वी मे हैव मैनी क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द ग्राफ को देखने के बाद में हो सकता है हमारे मन में कई सारे सवाल आए हों। वी माइट वंडर वाई यूएसए लॉन्च सो मैनी मोर रॉकेट्स देन दी अदर कंट्रीज। हो सकता है हम सोचें कि जो ये यूएसए है, यानी कि जो अमेरिका है, वो बाकी कंट्रीज, बाकी देशों की तुलना में इतने ज़्यादा रॉकेट्स क्यों लॉन्च कर रहा है। और वी माइट बी ईगर टू लुक एट द डेटा फ्रॉम प्रीवियस एंड लेटर ईयर्स। और हो सकता है इसके बाद में हम लोग पिछले साल और आगे के सालों के डेटा को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हों। What are you curious about to know after looking at this graph? इस ग्राफ को देखने के बाद में आप किस चीज़ को लेकर जिज्ञासु हो, ये बताओ। मतलब वो क्या चीज़ है जो कि आपके मन में जिज्ञासा जगा रही है। समर एंड विंटर एट द सेम टाइम। द टेबल्स बिलो शो डेटा रिलेटेड टू वेदर इन 2 cities इन डिफरेंट कंट्रीज। नीचे जो टेबल दी हुई है उसमें वेदर से जुड़ा हुआ डेटा, मौसम से जुड़ा हुआ डेटा यानी कि जानकारी दी हुई है 2 अलग अलग देशों के 2 अलग अलग शहरों की। द नंबर गिवन आर इन आवर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो घंटों में हैं। कैन यू गैस व्हाट द डेटा माइट बी रिलेटेड टू। क्या आप गैस कर सकते हो कि जो डेटा दिया हुआ है ये किससे रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सिटी 1 दिया है, यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं, ठीक है, और इधर डेटा है। ऐसे सिटी 2 है, मंथ और फिर डेटा दे रखा हुआ है। द डेटा शोज द मंथली आवर्स ऑफ डे लाइट that is the sun is at least partially above the horizon in these 2 cities over the year। जो डेटा है दोस्तों, जो ये जानकारी दी हुई है, ये दी है कि 2 शहरों में, साल भर में इन 2 शहरों में महीने की कितने घंटे डे लाइट रही है, ठीक है। तो ये जानकारी ऊपर दी हुई है। बेस्ड ऑन दिस डेटा, इस डेटा के आधार पर एक क्लस्टर्ड बार ग्राफ showing the average daylight hours per day in each month is given below. This average is obtained by dividing the monthly daylight hours by the number of days in the month. इस डेटा के आधार पे एक क्लस्टर्ड बार ग्राफ नीचे दिया हुआ है। इस क्लस्टर्ड बार ग्राफ के अंदर एवरेज डेलाइट आवर्स पर डे हर महीने का, ठीक है, हर महीने में इसकी जानकारी दी हुई है। और ये जो एवरेज निकाला गया है, कैसे निकाला गया है,
ये एवरेज निकालने के लिए जो मंथली डे लाइट आवर्स हैं उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया गया है, तब ये एवरेज हम लोग को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये रहा वो ग्राफ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज आपको ग्राफ में देखनी है वो है ये कि ग्राफ के अंदर आखिर दिया क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरफ दिए हैं महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, और इधर हमारी स्केल दी हुई है 0 से लेकर 20 तक। किसकी है ये? नंबर ऑफ आवर्स पर डे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स पर डे इधर हैं और महीने हम लोग के कहाँ पे हैं? इधर है दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो कलर है ये सिटी 1 का है और ये वाला जो कलर है ये सिटी 2 का है, ठीक है। तो अब चलो इसके अंदर, ग्राफ के अंदर जो जानकारी दी है उसको समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि सिटी 1 में जनवरी में ये देख रहे हो जितना हमारा डे लाइट, जितने घंटे एवरेज डे लाइट रहा है, फरवरी में थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। मार्च में और बढ़ गया है, अप्रैल में और बढ़ गया है, ऐसे करते करते सबसे ज़्यादा जून में सिटी 1 में डे लाइट रही है, ठीक है। उसके बाद में अब आप देख सकते हो कि ये गिरने लग गया है, ठीक है। पहले ऐसे ये ऊपर हुआ और अब ये गिरने लग गया और गिरते 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 अब दिसंबर में सबसे ज़्यादा कम डे लाइट रही है। ऐसे ही यहाँ सिटी 2 में देख लो, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद से अब ये गिरते 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 जून में आके सबसे ज़्यादा कम हो गया और फिर ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते 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 दिसंबर में सबसे ज़्यादा आवर्स ऑफ डे लाइट रहे हैं, ठीक है दोस्तों। Let us follow the two-step process to identify and interpret the information present. चलो 2 स्टेप प्रोसेस को फिर से हम लोग फॉलो करते हैं। इस ग्राफ के अंदर जो जानकारी दी हुई है उसको समझने के लिए, उसे इंटरप्रेट करने के लिए। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन। पहले पहचानो कि क्या दिया हुआ है। नोट हाउ द ग्राफ इज ऑर्गेनाइज, नोटिस हाउ द ग्राफ इज ऑर्गेनाइज। नोटिस करो कि ग्राफ को कैसे ऑर्गेनाइज करा गया है। व्हाट स्केल इज यूज, किस स्केल का यूज करा गया है। एंड व्हाट पैटर्न दैट डेटा शोज, और डेटा क्या पैटर्न दिखाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द मंथ ऑफ द ईयर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें साल के महीने दिए हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। द वर्टिकल लाइन शोज द एवरेज डे लाइट आवर्स पर डे, और जो वर्टिकल लाइन है ये एवरेज डे लाइट आवर पर डे दिखाते हैं। यूजिंग द स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 आवर्स, और स्केल क्या यूज करी गई है? 1 यूनिट, यानी इसके बीच का फर्क कितना है? 5 आवर का है। कितना है दोस्तों? 5 आवर, यानी 5 घंटे का है। द मंथ ऑफ जून हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर सिटी 1, जो जून का महीना है उसमें सिटी 1 की मैक्सिमम वैल्यू है जबकि सिटी 2 की मिनिमम यानी सबसे कम वैल्यू है। स्टेप 2, इन्फर फ्रॉम व्हाट इज गिवन। एनालाइज एंड इंटरप्रेट ईच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो। शेयर एप्रोप्रिएट समरी एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट। एप्रोप्रिएट मतलब सही समरी और कंक्लूजन स्टेटमेंट्स शेयर करो। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स पर डे इन सिटी 1 इंक्रीजेज फ्रॉम जनवरी रीचिंग द मैक्सिमम of about 17-18 hours in June. It then decreased, reaching a minimum of about 6 hours in December. जो एवरेज नंबर ऑफ डे लाइट पर आवर हैं सिटी 1 में, ये जनवरी से इंक्रीज होना, बढ़ने शुरू होते हैं, ठीक है। और जून आते ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हो जाते हैं 17 से 18 घंटे के, और जून के बाद से फिर ये गिरना शुरू करते हैं और दिसंबर में सबसे कम मात्र 6 घंटे के रहते हैं। The average number of daylight hours per day in City 2 decreases from January, reaching a minimum of about 9 hours in June. It then increases, reaching a maximum of about 15 hours in December. जो average daylight hours है पर डे के हिसाब से वो City 2 में जनवरी से घटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जून में ये मिनिमम यानी सबसे कम मात्र 9 घंटे के होते हैं, उसके बाद से फिर से बढ़ना शुरू होते हैं और दिसंबर में सबसे ज़्यादा 15 घंटे के मैक्सिमम हो जाते हैं। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज इन सिटी 1 आर मोर एक्सट्रीम देन दोज ऑफ सिटी 2। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो सिटी 1 की है ये सिटी 2 से ज़्यादा एक्सट्रीम है। इसका मतलब ये है कि सिटी 1 के जो लोवेस्ट जो मिनिमम वैल्यू है वो सिटी 2 के मिनिमम वैल्यू से भी कम है,
और सिटी 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिटी 2 के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स पर डे ऑफ सिटी 1 इज मोर देन दैट ऑफ सिटी 2। मतलब वही जो अभी मैंने समझाया ना, वही पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, इन जून में सिटी 1 एक्सपीरियंसेस डे लाइट ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ द फुल डे। जून के अंदर सिटी 1 में पूरे दिन का 3/4 समय डे लाइट रहता है। मतलब 24 घंटे का 3/4 कितना हो गया? 24 है 4 6 18, मतलब 18 घंटे डे लाइट रह रही है। वेयर एज ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी इट ओनली एक्सपीरियंस डे लाइट ऑफ अबाउट 1/4 ऑफ द फुल डे। और इसकी तुलना में दिसंबर और जनवरी में मात्र 1/4 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का डे लाइट रह रहा है। Does this give some idea of where these two cities are located? क्या इससे आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कि जो दो सिटीज़ हैं ये कहाँ हो सकती हैं? तो दोस्तों, जिस तरीके से डेटा देखने को मिल रहा है और इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है डे लाइट आवर्स में, तो मेरे हिसाब से ये जो दो सिटीज़ हैं ये पोल्स के करीब पड़ेंगी। ठीक है ना, ये पोल्स के करीब पड़ेंगी। सिटी 1 एंड सिटी 2 आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर in the northern and the southern hemisphere respectively. City 1 is Helsinki, Finland and City 2 is Wellington, New Zealand. City 1 और City 2 जो हैं ये इक्वेटर से दूर नॉर्दर्न और सर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं। City 1 जो है ये है हेलसिंकी जो कि फिनलैंड के अंदर पड़ता है, और City 2 जो है ये है वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड के अंदर पड़ता है। These are also shown on the map. ये मैप पर भी इनको दिखाया गया है। ठीक है, एक सिटी यहाँ की है और एक सिटी यहाँ की है। अच्छा, ये तो हो चुका है। इन जून में द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जून में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो सूरज की तरफ टिल्टेड होता है, रिजल्टिंग इन लॉन्गर डे लाइट आवर्स, जिसकी वजह से डे लाइट आवर्स लंबे होते हैं। इट इज समर टाइम हेयर, और यहाँ पे तब समर टाइम यानी गर्मी का मौसम होता है। मीनवाइल द सदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जबकि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज से दूसरी तरफ, मतलब सूरज से दूर जो है वो झुका होता है। लीडिंग टू शॉर्टर डेज, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे दिन होते हैं। इट इज़ विंटर टाइम हेयर, यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है तब। The inverted seasonal daylight pattern is due to the city's location in opposite hemisphere. ये जो एकदम उल्टा हमको डे लाइट का पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों ही शहर जो हैं वो अपोजिट हेमिस्फीयर में हैं। ठीक है, ये दोनों ही शहर अपोजिट एकदम हेमिस्फीयर में इनकी लोकेशन है। द लार्ज वेरिएशन इन द डेटा इज बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम इक्वेटर, और इतना बड़ा वेरिएशन हमें डेटा में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये इक्वेटर से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। देखो, इक्वेटर के करीब होते ना तो दिन, मतलब डे लाइट आवर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप जितना ज़्यादा इक्वेटर से दूर जाते जाते हो, ये जो डिफरेंस होता है ना, ये बढ़ता जाता है। इज़ देयर एनीथिंग मोर दैट यू विश टू एक्सप्लोर? क्वेश्चन दिया है कि क्या कुछ और है जो कि आप एक्सप्लोर करना चाहोगे। I got to know that during summer near the pole one can see the sun even at midnight. तो ये बच्ची क्या कह रही है कि मुझे ये पता चला, ये जानने को मिला कि गर्मियों के मौसम में पोल्स के करीब आधी रात को भी आप सूरज को देख सकते हो। अब ये बच्चा कह रहा है वेरी इंटरेस्टिंग, इफ़ वी आर देयर एट दैट टाइम वी कैन गो साइट सीइंग इवन एट मिडनाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम लोग अभी वहाँ पर होते तो हम लोग आधी रात को भी साइट सीइंग यानी कि घूमने के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ग्राफ को बढ़िया से देखना, उसे समझना सीख लिया है। ठीक है, ग्राफ को देखकर एक्सट्रीम्स कैसे निकाले जाते हैं, मिनिमम मिनिमम रेंज, बाकी सारी चीज़ें कैसे निकाली जाती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बढ़िया से सीख ली हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल इट टेक इज ए मिनट। अच्छा देखो, इसमें भी ना ग्राफ का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें समझ लेते हैं पहले। हैव यू एवर मिस्ड वॉचिंग अ क्रिकेट मैच? क्या आपने कभी कोई क्रिकेट मैच देखना मिस करा है? यू कैन कैच अप इन अ मिनट बाय लुकिंग एट ए ग्राफ। आप 1 मिनट में जो कुछ भी आपने मिस करा है उसको आप कैचअप कर सकते हो ग्राफ को देखकर। यू माइट हैव सीन ग्राफ लाइक द फॉलोइंग वन। हो सकता है आपने ऐसा ग्राफ
देखा हो, ठीक है। तो क्रिकेट मैच में अक्सर आप लोग ऐसा ग्राफ देखते होंगे, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं इस ग्राफ के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ग्राफ के अंदर नीचे यहाँ पे ओवर्स लिखे होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 20 तक के ओवर्स लिखे हैं, और यहाँ पे पर ओवर यानी प्रति ओवर कितने रन पड़े हैं वो दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कलर के हमको ऐसे बार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि यहां पे दोनों टीमों का जो स्कोर है ना उसका कंपैरिजन करा जा रहा है इस ग्राफ में, ठीक। इसके अलावा ये जो डंडों के ऊपर आपको कुछ कुछ जगह पे ये गोले नजर आ रहे हैं, इसका मतलब होता है विकेट। इसका मतलब क्या होता है? विकेट, मतलब इन ओवर्स में विकेट गिरा है, ठीक है दोस्तों। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? दी हॉरिजॉन्टल लाइन लिस्ट दी ओवर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें ओवर्स दिए हुए हैं, 1 से स्टार्ट है, एंड दी वर्टिकल लाइन इंडिकेट द रन स्कोर्ड इन ईच ओवर। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें हर ओवर कितने रन पड़ रहे हैं ये इसको इंडिकेट करता है। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर ओवर एज ए डबल बार ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये पर ओवर कितने रन बनाए गए हैं इसको डबल बार ग्राफ के रूप में शो करता है। हर जो बार है वो टीम के लिए क्या है? करस्पॉन्डेंट है। let us call them the blue team denoted by blue and the red team। चलो दोनों टीमों को, एक को ब्लू टीम कहते हैं, एक को रेड टीम कह लेते हैं। the scale used for the run per over is 1 unit is equals to 5 runs। जिस स्केल का इस्तेमाल करा गया है वो क्या है? 1 यूनिट 5 के बराबर, ठीक है, 1 यूनिट 5 के बराबर, 5 रन के बराबर इस स्केल का यूज करा गया है। The circle shown on the top of the bar indicate a wicket fell in that over। जो सर्कल है इस बार के ऊपर ये इंडिकेट करता है कि उस ओवर में विकेट गिरा है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी ग्राफ। ग्राफ के हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कैन वी टेल हु बैटेड फर्स्ट हु वॉन दी मैच। क्या हम बता सकते हैं कि पहले बैटिंग किसने करी और कौन मैच जीता? तो देखो दोस्तों पहले जो बैटिंग है वो किसने करी है? यहां पर देखने में लग रहा है कि जो ब्लू है ना इसने करी हुई है। और कौन जीता है? तो कौन जीता है? आई थिंक रेड जीता है, ठीक है, रेड जीता है। हाँ रेड जीता है दोस्तों, रेड जीता है। क्योंकि देखो ब्लू में विकेट्स हैं, जबकि रेड में विकेट्स नहीं है। इसका मतलब और इसके अलावा रेड ने सारे ओवर भी नहीं खेले, 18 ओवर ही खेले। इसका मतलब ये है कि रेड ने एक को विकेट नहीं खोए और जो भी रन उसको बनाने थे वो उसने 18 ओवर में ही खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर निर्धारित जो भी ओवर होते हैं उससे पहले किसी भी टीम की अगर पारी खत्म हो रही है और उन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया, इसका मतलब क्या है कि वो जीत गए, है कि नहीं है। तो यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो रेड टीम है वो जीती है। ब्लू ने पहले बैटिंग करी होगी और रेड चेस कर रहा होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी रन्स डिड द ब्लू टीम स्कोर्ड इन ओवर 12। 12वें ओवर में ब्लू टीम ने कितने रन मारे? तो 12वां ओवर कहाँ है? ये रहा, ठीक है। और कितने मारे? यहाँ पे 15 रन मारे हैं। कितने मारे दोस्तों? 15 रन मारे हैं। ब्लू टीम ने 15 रन मारे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन विच ओवर डिड द रेड टीम स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन। बताओ कौन से ओवर में रेड टीम ने सबसे कम रन मारे? तो सबसे कम रन, सबसे छोटा वाला डंडा ढूंढो, कहाँ है? तो सबसे छोटा वाला डंडा यही है दोस्तों, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चौथा ओवर है। आंसर क्या है? चौथा ओवर, ठीक। Is it easy to tell the target set by the team batting first। क्या पहले जो बैटिंग कर रही टीम है इस ग्राफ को देखकर उसके द्वारा जो टारगेट सेट करा गया है, क्या ये बता पाना आसान था? तो दोस्तों नहीं, ये बता पाना आसान नहीं है। क्योंकि भाई इन बार्स को देखकर कहीं से भी आप ये नहीं बता सकते हो कितना टारगेट सेट किया है पहले बैटिंग कर रही टीम ने, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ठीक है। चलिए फिगर इट आउट पर चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इन्फोग्राफ शोज द स्पीड ऑफ ए फ्यू एनिमल्स इन एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। कैन वी कॉल दिस ग्राफ ए बार ग्राफ। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो इन्फोग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर कुछ जानवरों जो कि हवा, पानी, जमीन तीनों में है उनकी स्पीड दी हुई है, ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या है? व्हाट इज द स्केल यूज इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में स्केल क्या यूज हुई है? तो ये है दोस्तों
वो ग्राफ, ठीक है, इसको इन्फोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ग्राफ है। तो भाई स्केल क्या यूज हुई है देख लेते हैं। तो ये देखो 0 से 16 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है, यानी स्केल यूज कितनी हुई है 16 किलोमीटर्स पर आवर। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्केल यूज हो रही है, ठीक है। ये हो गया ए का आंसर। बी है व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस इन्फोग्राफिक, इस इन्फोग्राफिक में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा। व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, और आप आगे किसको और खोजना चाहोगे। तो दोस्तों इस ग्राफ में मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात लगी है वो ये है कि इस ग्राफ की सहायता से ना आप बहुत ही ईजिली कई सारे जीवों की स्पीड के बीच में ना कंपैरिजन करा सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंसान और पेंगुइन फैल्कन, इनकी स्पीड के बारे में कंपैरिजन कर सकते हो। इंसान की स्पीड कितनी है 37, पेंगुइन फैल्कन की कितनी है 322। तो अगर इनकी रेस होती ना तो पता है रेस कैसे होगी, इंसान ऐसे जा रहे स्पीड में और पेंगुइन फैल्कन सुई ऐसे निकल गया, ठीक है, इनकी रेस ऐसे दिखने वाली है, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना कि आप इसके आगे और कोई चीज़ें जिसको आप और आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं ना इस ग्राफ के अंदर और जो कई सारे जीव है ना उनकी भी स्पीड इसमें ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। चलो सी पर आते हैं। सी क्या है, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ क्रीचर्स वेयर वन स्पीड इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ अदर। आपको पेयर ऑफ क्रीचर्स यानी कि ऐसे जीवों के जोड़ों को पहचानना होगा जहां पर एक की स्पीड दूसरे की दुगनी है, ठीक है। तो चलो भाई देख लेते हैं दूसरे की दुगनी। तो डबल में क्या होगा 26, इसका डबल आपका होता है 52 है क्या, नहीं 56 है। तो एग्जैक्टली डबल तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है ये, ठीक है। इसके अलावा 35, इसका डबल होता है 70, तो 64 दिया है, नहीं काफ़ी ज़्यादा कम है। 40 का डबल होता है 80, हाँ 88 दे रखा हुआ है, 88 को था एक जगह पे, कहाँ गया 88 नहीं है क्या, 88 था तो कहीं पे, हाँ ये रहा 88, ठीक है। तो डबल से ज़्यादा ही है ये भी, ठीक। ऐसे ही 8 नहीं, 8 के डबल 16 से बहुत दूर है, ठीक है। और 56 नहीं, 56 के डबल भी कुछ नहीं, हाँ 56 डबल ये है, 56 के ऑलमोस्ट डबल ये है। 56 का डबल 112 होता है ना, 103 है, तो एग्जैक्ट डबल नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। ऐसे 64, अरे इसको सेम स्पीड दिखी मुझे, सेम स्पीड दिख गई 64, ठीक है। चलो तो डी पर चलते हैं दोस्तों। तो डी क्या कह रहा है, कैन वी से दैट सेल फिश इज अबाउट 4 times फास्टर देन ए हम्पबैक व्हेल। कैन वी से दैट ए सेल फिश इज द फास्टेस्ट एक्वेटिक एनिमल इन दी वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सेल फिश है ये हम्पबैक व्हेल की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेल फिश है ये दुनिया की सबसे तेज़ एक्वेटिक एनिमल में से है। अच्छा एक्वेटिक एनिमल किसको बोलते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। तो हम्पबैक की स्पीड है 26 और सेल फिश की है 109। हाँ दोस्तों 4 गुना तो है, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, 4 गुना तो है, ठीक है, 4 गुना स्पीड है इसकी। क्वेश्चन 2 है, प्रेयसी आस्क हर स्टूडेंट्स इफ यू वर टू गेट ए सुपर पावर टू बिकम एक्वाटिक, वाटरबॉर्न, एरियल, एयरबॉर्न और स्पेस बॉर्न, विच वन वुड यू चूज। प्रेयसी अपने स्टूडेंट से पूछती है कि अगर तुम लोग को सुपर पावर्स मिलती हैं, एक्वेटिक वाटरबॉर्न यानी पानी में रहने की, एरियल एयरबॉर्न यानी कि हवा में रहने की, और स्पेस बॉर्न यानी कि स्पेस में रहने की, विच वन वुड यू चूज, तो इनमें से कौन सा तुम लोग चुनोगे। द रिस्पॉन्सेस आर शोन बिलो। जो जवाब बच्चों ने दिए वो नीचे लिखे हुए हैं। सम चोज नन, कुछ बच्चों ने नन मतलब कोई भी नहीं चुना। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ कंपेयरिंग हाउ बोथ ग्रेड्स चूज ईच ऑप्शन। आपको डबल बार ग्राफ बनाना होगा ये जो जानकारी है ना इसका कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, मतलब जो बच्चों ने चुना है इनके चयन का कंपैरिजन करने के लिए। चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल, एक सही स्केल भी चुननी है, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें बस डबल बार ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो जानकारी दे रखी है उसको एक टेबल में उतार लो, ठीक है ना, उसको एक टेबल में उतार लो। तो ग्रेड 5 एक तरफ लिखो ऐसे ग्रेड 5 और एक तरफ लिख दो ऐसे ग्रेड 4, ठीक है। रुको शॉर्ट में लिख देता हूँ, G5 G4 कर देता हूँ, G5 अच्छा G9 है, 4 नहीं है, G9, ठीक है।
चलो तो अब सबकी चॉइस इतना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाटर बॉन्ड की डाल लेते हैं। तो वाटर बॉन्ड क्लास 5th में कितने बच्चों ने वाटर बॉन्ड चुना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां लिख दो 6। ठीक है, रुक जाओ, ऐसे टेबल बना लो बढ़िया से। इधर एयर बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्पेस बॉन्ड, और ये हो जाएगा नन। ठीक है, आप लोग को बढ़िया स्केल से बनानी है। ये मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है गचर पचर। आप लोग अच्छा स्केल से बनाना प्रॉपरली। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया 6। ठीक है, क्लास 9th कितनों ने चुना है वाटर? 1 2 3 4 5 6। 6 बच्चों ने चुना है। तो चलो यहाँ पे भी 6 लिख दो। अब आते हैं एयर बॉन्ड पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बच्चों ने ग्रेड 5 में एयर बॉन्ड चुना है। ठीक है, 9th में कितने एयर बॉन्ड चुन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 हो गया। इधर स्पेस बॉन्ड कितने बच्चों ने चुना है ग्रेड 5 में? 1 1 2 2 2 ही हैं, बस 2 ही हैं। चलो ग्रेड 9 के चेक कर लेते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बच्चों ने ग्रेड 9 में स्पेस बॉन्ड चुना है। रुको, कहीं पे कुछ मिस हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ वही 9 है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले गिने थे तब 9 आ रहे थे। ठीक है, तो 9 हो गए। चलो अब नन वाले कितने हैं? तो ग्रेड 5 में नन है 1 2 3 4। 4 हैं। ठीक है, और ग्रेड 2 में 2 ही दिख रहे हैं मुझे, 1 2। हाँ 2 ही हैं, 2 ही हैं। ठीक है, चलो तो अब ये टेबल बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो अब इस डेटा की सहायता से हम लोग आराम से डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखोगे ग्रेड चॉइसेस लिखोगे, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या गया है? सबसे बड़ा नंबर क्या था? एयर बॉन्ड का 13। तो मुझे एक ऐसी मुझे ऐसा स्केल लेना है जिसमें 13 बच्चे तक का हो जाए। चलो 2 2 का ले लेते हैं, 200 2 2 का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये नीचे वाला 0 हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, उसके बाद में हो गया 10, फिर हो गया 12, और ये हो गया 14। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? चलो तो अब वाटर बॉन्ड का ये हो जाएगा, इधर लिख लो, यहाँ पे एयर बॉन्ड का लिख लो, यहाँ पे स्पेस बॉन्ड का, और इधर कर दो न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल कह रहा हूँ, नन। ठीक है, चलो अब कलर्स का डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, ग्रेड 5 के लिए मैं नीला रंग यूज़ करूंगा। ठीक है, और लाल ग्रेड 9 के लिए। तो पहले ग्रेड 5 के कर लेते हैं। तो ग्रेड 5 का वाटर बॉन्ड था 6, तो वाटर बॉन्ड था 6 कर दो। ठीक है, एयर बॉन्ड कितना है? एयर बॉन्ड चुना है 13 बच्चों ने, तो 13 बच्चों ने, ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, स्पेस बॉन्ड चुना था 2 बच्चों ने, तो एकदम नन्ही सी ऐसी डंडी बनेगी, और नन थे 4, ये हो गया 4। ठीक है, चलो अब ग्रेड 9 का भाई बना लेते हैं। तो ग्रेड 9 में वाटर बॉन्ड है 6, सेम है, तो ये हो गया ग्रेड 9 का। एयर बॉन्ड है 8, ये हो गया 8। ठीक है, स्पेस बॉन्ड है 9, तो 9 10 से ये हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा, ये भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। अब ठीक है, ये इधर हो गया, और इसका हल्का मिटा देते हैं, अब ये सही है। ठीक है, चलो, और नन था 2। ठीक, चलो दोस्तों, तो ये बन के तैयार हो गया है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा दिखने में, क्योंकि मैं इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर बना रहा हूँ। आप लोग प्रॉपरली अच्छे से इसको कॉपी पे बनाना। ठीक है, अच्छा, और साथ में स्केल भी लिख देना। तो स्केल हम लोग यहाँ पे कितनी ली है? स्केल ली है दोस्तों 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्केल ली गई है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे ये स्केल ली है।
क्वेश्चन 3 है द टेम्परेचर वेरिएशन ओवर 2 days इन डिफरेंट मंथ इन जोधपुर राजस्थान इज गिवन बिलो। जोधपुर राजस्थान के 2 महीनों के 2 दिन का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो नीचे दिया हुआ है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, आपको डबल बार ग्राफ बनाना होगा। यूज द स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस, आपको जो स्केल का यूज करना है वो है 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस। कैन यू गेस विच 2 मंथ दीज डेज माइट बिलोंग टू, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये जो 2 दिन है ये कौन से 2 महीने को बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को इसमें ग्राफ बनाना है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो दोस्तों, इसका ग्राफ पहले तो आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे लाइन। ठीक है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा इस तरफ। ठीक है, और स्केल क्या है 4 की है, तो आपको कैसे लेना है, नीचे 0 हो जाएगा, ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे करके होगा पूरा 43 है ना, तो 44 तक लेना, 44 तक। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अब आप टाइम डालोगे। ठीक है, 12, 3 ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पर आप डालोगे टाइम, और टाइम डालने के बाद में, अच्छा टाइम को ना ऑर्डर में डालना। ठीक, जैसे कि 3 AM, पहले 3 AM डाल देना, नहीं चलो 12 से ही कर लो, सही है, सही 12 से ही कर लो, पहले 12 AM डाल देना, फिर 3 AM, फिर 6, फिर 9, ये जो जिस ऑर्डर में दिया ना इसी ऑर्डर में डाल दो, ये ऑर्डर सही है, गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इस ऑर्डर में टाइम डाल देना, और उसके बाद में जो टेम्परेचर है ना उतने बार बना देना। ठीक, यहाँ पे जगह काफ़ी नहीं तो मैं आपको बना के दिखा देता। ठीक है, चलो मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग क्लस्टर बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन सम स्टेट एवरी ईयर फ्रॉम 2022 टू 2024। नीचे जो क्लस्टर बार ग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर 2022 से लेकर 2024 तक कुछ राज्यों के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हुए ना उसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है, और इन राज्यों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं ना उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इधर राज्य दे रखे हुए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है, और यहाँ पे बार दे रखे हुए हैं। ठीक है, चलो ए क्या है, द डेटा फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात एंड दिल्ली आर गिवन इन द टेबल बिलो, मार्क द करस्पॉन्डिंग बार ऑन द बार ग्राफ। बहुत आसान है दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि भाई दिल्ली और गुजरात के लिए जो डेटा है ना नीचे दिया हुआ है टेबल में, आपको ऊपर का जो बार ग्राफ है ना उसमें इसको मार्क करना होगा। ठीक है, तो देखो गुजरात का आपका 2022 का यानी 2022 का है 69,000, 2023 का है 89,000, और 2024 का है 78,000। ऐसे दिल्ली का 2022 का है 62,000, 2023 का है 74,000, और 2024 का है 81,000। चलो भाई मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों देखो पहला है इसमें 69,000 2022 का। ठीक है, तो 69,000 पहले ज़रा स्केल देख लेते हैं दोस्तों। तो स्केल कितनी है 0 से 25,000, मतलब कि यहाँ पे स्केल है 1 यूनिट बराबर 25,000 व्हीकल्स। ठीक है ना, 25,000 व्हीकल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे स्केल, और ये भी ऐसे हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब ये है कि कितना करना था 69,000। ठीक है, तो 69,000, ये 50,000 हो गया, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 60, 65, 70,000। 69,000 कहाँ होता है 70,000 से थोड़ा पहले होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर की तरफ इसको ऐसे मार्क कर दोगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हल्का सा उड़ा देते हैं इसको, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ऐसे इसको मार्क कर दोगे। उसके बाद अरे शिट को गलत हो गया, रेड कलर में 2023 का करना था। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये गड़बड़ हो गया, 2023 का रेड कलर में होना चाहिए था। रुकिए, इसमें होना चाहिए था थोड़ा ब्लू टाइप का। ठीक है, ये सही है 69,000। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब एकदम सही बना है। चलो उसके बाद में 89,000 था 2023 का, और ये है रेड कलर में, तो रेड कर लेते हैं। और 89,000 किधर होगा, देखो ये 75 हो गया, ये हो जाएगा आपका 80, 85, और ये हो जाएगा 90। ठीक है ना, 90,000। 89 जो है वो इससे थोड़ा सा और ऊपर कर देना। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद में था येलो,
येलो है 2024 का, 2024 में 78,000। तो देखो 75,000 है, ये 80,000 हो जाएगा, इसके बीच में 78,000 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा एकदम ऊपर कर देना। ठीक है, दिल्ली का भी ऐसे ही भर लेना है आपको। ठीक, जैसे ही गुजरात का भरा है ना, वैसे दिल्ली का भी भर लेना बढ़िया से। चलो बी पे चलते हैं। नोटिस हाउ द ग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड। नोटिस करो कि ग्राफ कैसे ऑर्गेनाइज है। व्हाट स्केल इज यूज, किस स्केल का यूज हुआ है। तो स्केल क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि स्केल ये है कि एक यूनिट बराबर 25,000 व्हीकल्स। ठीक है ना, 25,000 व्हीकल्स ये है, या ये है इसकी स्केल। ठीक है, कलर चेंज करते, बहुत लाइट है। चलो व्हाट पैटर्न द डेटा शो, डेटा में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखो दोस्तों, डेटा में पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि निकलते हुए सालों के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे वाहनों की जो रजिस्ट्री है ना, ये भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, हमको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे साल बदलते जा रहे हैं, साल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वाहनों की जो रजिस्ट्री है ये भी बढ़ती जा रही है। सी क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द चेंज फॉर वेरियस स्टेट्स बिटवीन 2022 टू 2024। जो चेंज आए हैं, जो बदलाव आए हैं 2022 से लेकर 2024 के बीच में, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अभी ऊपर देखा कि भाई जो मतलब जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, साल आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो व्हीकल्स रजिस्ट्री है उनकी संख्या क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। डी है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोर रजिस्ट्रेशन डिड आसाम गेट इन 2023 कंपेयर टू 2022। बहुत आसान है, ये कह रहे हैं बताइए आसाम में तकरीबन कितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2023 में 2022 की तुलना में। तो बहुत आसान है, 2023 2022 दोनों का डेटा निकालो, उसको माइनस कर दो आसाम का। ठीक है, तो 2022 का ये है, ठीक है, और 2023 का ये है। चलो निकाल लेते हैं। तो 25,000 है, 25,000 की स्केल है, मतलब ये जो डंडियाँ हैं 5,000 करके बढ़ेंगी। तो 25,000, 30, 35, एक सेकंड, 25 है ना, हाँ 25, 30, 35 और 40, तो 40,000 तो ये हो गया। ठीक है, 2022 में 40,000, 50, 55, 60, तो 60,000 ये हो गया। तो 60,000 में से 40,000 घटाओगे दोस्तों, तो बचेगा कितना, 20,000। कितना है, 20,000। आंसर ये है कि 2022 की तुलना में 2023 में 20,000 ज़्यादा वाहनों की रजिस्ट्री हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20,000 यानी 20,000। ठीक है, ई वाले पे आते हैं। हाउ मैनी टाइम्स मोर डिड द रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज फ्रॉम 2022 टू 2024। आपको बताना होगा वेस्ट बंगाल के अंदर वाहनों की जो रजिस्ट्री है वो 2022 से 2024 के बीच में कितना गुना बढ़ी है। ठीक है ना, कितना गुना बढ़ी है ये बताना है आपको। तो वेस्ट बंगाल ढूंढ लो। ठीक है, ये 5, 10, आई थिंक 12,000 पे होगा ये, कुछ 12 या 11,000 लेते हैं। और ये आपका किधर है, ये है 43 लग रहा है आई थिंक। ठीक है, 43,000 ऐसे करके कुछ। तो दोस्तों 11,000 से 43,000 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, कितना, 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है ना दोस्तों। चलिए एफ वाले पर आते हैं। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है। देयर वर वेरी फ्यू न्यू रजिस्ट्रेशंस इन उत्तराखंड इन 2023-2024। कह रहे इसमें कि उत्तराखंड में 2023 और 2024 में बहुत ही कम वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एज द इंक्रीज इन द बार लेंथ इज मिनिमल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बार लेंथ है वो मिनिमल है। तो उत्तराखंड किधर है, ये रहा उत्तराखंड, और हाँ बार लेंथ मिनिमल है, मतलब बड़ी है लेकिन कम बड़ी है। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इज करेक्ट, इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डेटा डिटेक्टिव। क्या इसमें, वी पुट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस वन आफ्टर द अदर टू मेक ए ब्यूटीफुल स्टोरी। हम लोग एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी, कहानी बनाने के लिए जो अच्छे बने हुए वाक्य होते हैं ना, उनको एक के बाद एक रखते हैं।
इन द सेम वे, इसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल प्रेजेंटेड डेटा कैन टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड कैन ऑल्सो एक्सपोज न्यू मिस्ट्रीज और हेल्प सॉल्व मिस्ट्रीज। इसी तरीके से जो अच्छे से ऑर्गेनाइज डेटा होता है, अच्छे से प्रेजेंटेड डेटा होता है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताता है। इसके अलावा नए रहस्यों को उजागर करने में और नए नए पहेलियों को सुलझाने में भी सहायता देता है। टेलिंग टॉल टेल्स। अर्लियर वी सॉ डेटा ऑफ 2 grade 5 classrooms with height of boys and girls in each class। पहले मतलब इसी चैप्टर में आगे हम लोगों ने क्लास 5 के 2 अलग अलग क्लासरूम के लड़के और लड़कियों की हाइट देखी थी। ठीक है, देयर द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स वॉज मोर देन बॉयज इन वन क्लास एंड वाइस वर्सा इन अदर क्लास। वहाँ पे हमने देखा कि भाई एक क्लास की जो लड़कियों की एवरेज हाइट है वो लड़कों से ज़्यादा है, वहीं दूसरे क्लास में लड़कों की एवरेज हाइट लड़कियों से ज़्यादा थी। क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग आर दी डॉट प्लॉट ऑफ हाइट ऑफ बॉयज, हाँ बॉयज इन ब्लू एंड गर्ल्स इन ऑरेंज ऑफ ग्रेड 6, 7 एंड 8 ऑफ 2 डिफरेंट स्कूल्स। अब नीचे डॉट प्लॉट दिया हुआ है और उस डॉट प्लॉट के अंदर लड़के जिनकी हाइट ब्लू कलर में है, लड़कियां जिनकी हाइट ऑरेंज कलर में है, उनकी हाइट दी हुई है क्लास 6, 7 और 8 के 2 अलग अलग स्कूलों के बच्चों की। व्हाट डिड यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। आपने क्या नोटिस करा, अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करो। तो ये है वो जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये है जानकारी। ठीक है, आगे इसमें क्या है, लुकिंग एट दिस डेटा यू माइट वंडर। इस डेटा को देखते हुए हो सकता है आप सोचो, वाई इज देयर अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन हाइट इन द सेम ग्रेड अक्रॉस 2 स्कूल्स। हो सकता है आप ये सोचो कि 2 स्कूल्स के सेम ग्रेड में इतना ज़्यादा हाइट का डिफरेंस क्यों है। वेयर आर दी स्कूल लोकेटेड, ये स्कूल कहाँ पर हैं। हाउ टॉल आर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6 to 8 इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में क्लास से 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं वो कितने लंबे हैं। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द ग्रेड 6 बॉयज़ एंड गर्ल। ग्रेड 6 के सारे लड़के और लड़कियों की एवरेज हाइट क्या है। वी सी दैट मैन आर टॉलर देन वुमन इन जनरल। हमने जनरली ये देखा है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से, स्त्रियों से ज़्यादा लंबे होते हैं। बट व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन लड़के और लड़कियों की हाइट का क्या। आर दी बॉयज टॉलर देन गर्ल्स। क्या लड़के लड़कियों से लंबे हैं। वेल, जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा ऑफ वन ऑफ द 2 स्कूल वी कैन नॉट जनरलाइज फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 या 2 स्कूल का डेटा देखकर हम इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना, हम अपने देश के पूरे सारे बच्चों और दुनिया भर के बच्चों का जो आंसर है ना वो 2 स्कूल का डेटा देखकर नहीं दे सकते। लेट अस लुक एट सम डेटा बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ डिफरेंट एजेस इन इंडिया ओवर टाइम। चलिए कुछ डेटा देखते हैं। ये डेटा सर्वे पर आधारित है और अलग अलग एज, अलग अलग उम्र के लड़के और लड़कियों की जो हाइट है ना उसका डेटा है ये। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सेंटीमीटर्स across ages of 5 to 19 in the year of 1989, 1999, 2009 and 2019। जो नीचे टेबल दी हुई है दोस्तों उसमें एवरेज हाइट दी है लड़के और लड़कियों की सेंटीमीटर में 5 से लेके 19 वर्ष की उम्र के बीच की। और ये है साल 1989, 1999, 2009 और 2019 की। इन ईच ईयर, हर साल में, द फर्स्ट कॉलम शोज बॉयज़ हाइट। पहला कॉलम जो है वो लड़कों की हाइट को दिखाता है जबकि दूसरा कॉलम लड़कियों की हाइट को दिखाता है। तो ये है वो डेटा। ठीक है दोस्तों, इधर आप देख सकते हो एज दिया है। पहले वाली ये जो है ये बॉयज़ की है, दूसरी वाली ये गर्ल्स की है। सेम ऐसी ये बॉयज़ की है, ये है गर्ल्स की, ये है बॉयज़ की, ये है गर्ल्स की, ये है बॉयज़ की, ये है गर्ल्स की। ठीक है, तो चलो भाई कंपैरिजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो बॉयज़ की हाइट है ना वो ज़्यादा है। ठीक है ना, 1989 का हम डेटा देख रहे हैं और हर उम्र में मुझे ऑलमोस्ट ये देखने को मिल रहा है कि जो लड़कों की हाइट है ना वो लड़कियों से ज़्यादा है। ठीक है, 1999 में भी सेम ऐसे ही कहानी देखने को मिल रही है मुझे।
2009 में भी ऐसे ही कहानी देखने को मिल रही है मुझे, और 2019 में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब ये है कि जो बॉयज़ है ना, उनकी हाइट जनरली गर्ल्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बड़ा होता जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। स्पेंड सफिशिएंट टाइम ऑब्जर्विंग द डेटा प्रेजेंट इन दिस टेबल। इस टेबल में जो डेटा प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व करने में मतलब भर का समय लगाओ। शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास, क्लास के साथ में अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करो। देयर आर सम प्रॉम्प्ट फॉर यू टू प्रूव, आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो उनको। तो पहला प्रॉम्प्ट क्या है, चेंज इन द हाइट ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स ऑफ अ सर्टेन एज फ्रॉम 1989 टू 2019। क्या चेक कर सकते हो आप कि जो बदलाव आया है लड़के और लड़कियों की हाइट में, ठीक है, किसी भी एक एज को ले लो 1989 से 2019 के बीच में, उसको आप जो भी चेंज आ रहा है ना उसको चेक कर सकते हो। द हाइट ऑफ बॉयज वर्सेस गर्ल एट डिफरेंट एजेस इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में लड़के और लड़कियों की जो हाइट है उसको कंपेयर करो। चेंजेस इन हाइट बिटवीन सक्सेसिव एजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स इन 2019, 2019 में देखो कि सक्सेसिव एज मतलब एक के बाद एक जो एजेस आ रही ना, उसमें जो हाइट है उसमें कैसे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, उसको देख लो। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाई यूजिंग द डेटा, मतलब डेटा का यूज करते हुए आपको बेसिकली बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एट एवरी एज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1989 टू 2019, जो एवरेज हाइट है दोनों ही लड़के लड़कियों की वो हर एज की बढ़ी है 1989 से लेकर 2019 तक। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, हमने उन्हें अभी ऊपर देखा भी है, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ 13-year-old गर्ल्स इन 1989 इज मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ 14-year-old गर्ल्स इन 2009। यहाँ पर ये कह रहे कि जो एवरेज हाइट है 1989 के 13 वर्ष की लड़कियों की वो ज़्यादा है 2009 के 14 वर्ष की लड़कियों से। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर हम लोगों ने देखा है ना कि जैसे जैसे साल ये हमारे आगे के आ रहे हैं एवरेज हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ ये उल्टा कह रहा है जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट से होता ना तो ऊपर अलग गलत होगा, जो कि वो है नहीं। चलो फिलहाल थर्ड वाले पे आते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 15-year-old बॉयज इन 2019 इज मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ 16-year-old बॉयज इन 1989। क्या स्टेटमेंट है कि 2019 के 15 वर्षीय लड़कों की जो औसतन हाइट है वो 1989 के 16 वर्षीय लड़कों की औसतन हाइट से ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं। 2019 के 15 वर्षीय की लड़कों की हाइट कितनी है 159, और 1989 के 16 वर्ष की कितनी है 158.9। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ पे आते हैं। ऑल गर्ल्स एज 13 आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स एज 11। 13 वर्ष की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी जो हाइट है वो 11 वर्ष से ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं। तो 144 122 ज़्यादा है, 143 132 ज़्यादा है, 145 133 ज़्यादा है, 148 और 137 ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ठीक है। थ्रू आउट द एज गैप 5 to 19 द एवरेज बॉयज हाइट इज मोर देन द एवरेज गर्ल्स हाइट। 5 से 19 वर्ष के बीच में जितने भी मतलब जो भी लड़के लड़कियों की जो एवरेज हाइट दे रखी हुई है उसमें लड़कों की एवरेज हाइट लड़कियों की एवरेज हाइट से ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है, ऊपर हमने देखा था। बॉयज़ कीप ग्रोइंग इवन बियॉन्ड एज 19। लड़के जो हैं वो 19 के बाद भी बढ़ते आए हैं। तो देखो दोस्तों ऊपर की जो टेबल है उसमें सिर्फ 19 साल तक का डेटा दिया है, आगे का नहीं दिया है। मतलब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 2019 में बिटवीन विच टू सक्सेसिव एजेस फ्रॉम 5 to 19 डिड द बॉयज ग्रोज द मोस्ट, बिटवीन विच टू सक्सेसिव एजेस
फ्रॉम 5 to 19 डिड द गर्ल्स ग्रो मोस्ट। देखिए बहुत आसान है, क्या कह रहे हैं कि 2019 में किन दो सक्सेसिव एजेस में, 5 से लेकर 19 तक की जो एजेस दे रखी हुई हैं उनमें से किन दो सक्सेसिव एजेस में लड़के और लड़कियां ये दोनों सबसे ज्यादा ग्रो करी हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, 2019 में जो एज दे रखे हुए हैं 5 से लेकर 19 तक के बीच में, आपको उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और सक्सेसिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लड़कों का निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 107 है और यहाँ पे 113 है, तो 113.1 107.1 माइनस करेंगे दोस्तों तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 इधर 3 नहीं 6 आएगा, 6 आएगा। तो 6 का डिफरेंस है। क्या किसी और में 6 से ज़्यादा का डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आई थिंक यही है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 to 6 ये जो दो सक्सेसिव एजेस हैं इनके बीच में लड़कों की जो हाइट है ना वो सबसे ज़्यादा ग्रो करी। चलो लड़कियों के लिए निकाल लेते हैं। तो 107.2 से 112 हो रहा है, तो 7 से 12 अप्रोक्सीमेटली, एक सेकेंड, 112.9 है ना, 107.2 माइनस करके देखते हैं तो यहाँ बचा आपका 5। ठीक है, और ये हो गया 12, 0 इधर हो गया 5.5 क्या किसी और में से ज़्यादा है क्या? 18 है, लेकिन ये 13 हो गया ऑलमोस्ट। नहीं 22, तो 18 2 22 नहीं, 22 6 नहीं, इसमें भी नहीं है। आई थिंक यही है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है दोस्तों यही है आंसर। ठीक है, तो इसका भी यही आ जाएगा 5 से 6। तो 5 से 6 इस एज में जो ये हैं क्या बोलते हैं लड़कियां हैं, 5 से 6 इस एज के बीच में जो लड़कियां हैं इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो दोनों की 5 से 6 5 से 6 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज द एवरेज हाइट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज 50 सेंटीमीटर। मान लो न्यूबॉर्न की एवरेज हाइट 50 सेंटीमीटर की है। एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 4। तो 1 से 4 साल के बच्चों की जो एवरेज हाइट है ना उसको आपको एस्टिमेट करना होगा, अंदाज़ा मारना होगा। तो अंदाज़ा मारना है तो कुछ भी अंदाज़ा मार लो। 5 साल के बच्चे कितने हैं? 2019 के हिसाब से देख लेते हैं तो 107 है ना, 50 से 107 के बीच में नंबर्स लेने हैं मतलब। तो 50 है, एक सेकंड, न्यूबॉर्न का है ना, तो 1 साल पे मान लो ये हो जाएगा 60 का। ठीक है, 2 साल पे हो जाएगा 75 का, 3 साल पे हो गया 90 का। ठीक, 4 साल पे हो गया चलो 4 साल पे 100 मान लेते हैं, और 5 साल पे 107। ठीक है, ऐसे ऐसे आप ले सकते हो अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है इसमें, बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑब्जर्व इन द टेबल राइट द एस्टिमेट ऑफ द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर एज 5 to 19 इन द ईयर 2029। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई टेबल में जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर आपको 2029 में लड़के और लड़कियों की एवरेज हाइट क्या होगी इसका एस्टिमेट करके लिखना है। ठीक है, मतलब अंदाज़ा मार के लिखना है। तो देखो कैसे हाइट बढ़ रही है, ऑलमोस्ट एक सेंटीमीटर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नहीं देखो इसमें 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट, इसमें 2 का, इसमें 2 का। आई थिंक 2029 में हम लोग 2.5 प्लस करके कर सकते हैं। तो एक काम करो 4, ठीक है, जो भी यहाँ पे हाइट दे रखी हो ना सब में 2.5 को ना ऐड कर करके लिख देना। ठीक है, 2029 का लिख देना, ऐसे हो जाएगा। वैसे आप लोग अपने हिसाब से भी कोई दूसरा एस्टिमेट लगा सकते हो। मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि जो एवरेज हाइट है ना वो 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी, ये मेरा एस्टिमेट है। आप लोगों का कोई दूसरा एस्टिमेट हो तो आप लोग अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा के हाइट को लिख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यू मे वॉन्ट टू लुक एट द डेटा ऑफ द वेट। आप वेट यानी वजन के डेटा को हो सकता है देखना चाहो, और यू माइट बी क्यूरियस टू सी इफ सच पैटर्न्स आर प्रेजेंट इन अदर कंट्रीज एज वेल।
हो सकता है आप क्यूरियस हो ये देखने के लिए कि ऐसा पैटर्न बाकी देशों में भी मौजूद होता है क्या। यू माइट ऑल्सो वंडर इफ ह्यूमंस वर मच शॉर्टर ए फ्यू सेंचुरीज अगो। हो सकता है आप ये भी सोचो कि जो इंसान थे वो कुछ सदियों पहले क्या ज़्यादा छोटे थे। ऑल्सो आर पीपल इन सम कंट्रीज टॉलर देन अदर्स। साथ ही में कुछ देशों के लोग बाकी देशों से लंबे होते हैं। द फॉलोइंग विजुअलाइजेशन शोज द चेंज इन एवरेज हाइट ऑफ 19-year-old बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम 1989 टू 2019। किसकी बात हो रही है? अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे 19 वर्ष के लड़के लड़कियों की एवरेज हाइट में जो चेंज आ रहा है वो दिया हुआ इस ग्राफ में, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो इसमें तो देख सकते हो, क्योंकि इसका कोई एक सेकंड, इसका क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे समझने के लिए। तो चाहो तो इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो अब इस पे आते हैं ए मीन डिसीजन। तो अब यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है परहैप्स यूजिंग द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली टू मेक द डोर वाज नॉट ए गुड आइडिया। अच्छा, तो फैमिली की जो एवरेज हाइट है उसको लेकर के दरवाज़ा बनाया। अब दिक्कत ये कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा था, मतलब वही आउटलायर था एक तरीके से कह सकते हो फैमिली में। अब उसको दिक्कत हो रही है। इसमें क्या है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द करंट वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट ह्यूमन टुगेदर। तो यहाँ पे ये जो बच्ची है, ये इस बच्चे को दुनिया के सबसे लंबे और दुनिया के सबसे छोटे जो लोग हैं ना, जो मनुष्य हैं, उनकी फोटो दिखा रही है, ठीक है। चलो भाई, तो अब इसके बाद में है हमारा फिगर इट आउट। इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द डॉट प्लॉट बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पॉकेट्स ऑन क्लॉथ फॉर ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड फॉर ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। नीचे डॉट प्लॉट दिया हुआ है। इस डॉट प्लॉट के अंदर कपड़ों में जो नंबर ऑफ पॉकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो दिया हुआ है लड़के और लड़की दोनों के लिए, ठीक। बेस्ड ऑन द डॉट प्लॉट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना होगा कि ये डॉट प्लॉट के हिसाब से इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है द डेटा वेरीज मोर फॉर द बॉयज देन फॉर द गर्ल्स। जो डेटा है वो लड़कों का ज़्यादा वेरीज करता है लड़कियों से नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई लड़कों का डेटा एकदम क्लस्टर हो रखा है, एक ही में हो रखा है, जबकि लड़कियों का डेटा काफ़ी वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो फॉल्स लिख सकते हो आगे ऐसे। बी है इसमें द मीडियन नंबर ऑफ पॉकेट्स फॉर द बॉयज इज मोर देन दैट फॉर द गर्ल्स। लड़कों के पॉकेट्स का जो मीडियन नंबर है लड़कियों के पॉकेट्स के मीडियन नंबर से ज़्यादा है। तो भाई डॉट प्लॉट में कहीं पे मीन मीडियन तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो, अगर मीन मीडियंस होता तो मीन के ऊपर ऐसे लाइन बनी होती है और मीडियन के ऊपर ऐसे डॉटेड लाइन होती है, जो कि इस दोनों में ही नहीं है। मतलब ना ही तो यहाँ पे मीन दिया है, ना ही तो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। द मीन नंबर, अब इसमें मीन की बात कर रहे हैं तो भाई वो भी नहीं है, ये भी फॉल्स है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स फॉर द बॉयज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गर्ल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स जो हैं लड़कों की वो लड़कियों से ज़्यादा हैं। तो हाँ, ये सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स लड़कों की ना लड़कियों से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 हैं 6 पे, जबकि यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो ये ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर इन 4 गेम्स। ये जो टेबल है इसके अंदर 4 गेमों में हर खिलाड़ी द्वारा जो पॉइंट स्कोर करे गए हैं वो दिए हुए हैं। एक सेकेंड। नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आपको आंसर करना होगा इन क्वेश्चंस का। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम बाय ए के द्वारा जो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना वो निकालना है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए सभी को ऐड करना होगा। तो चलो कर लेते हैं। तो 14 + 16 एवरेज निकालना ना, तो 14 + 16 तो ये हो जाएगा 30। 30, 40, 50 कितना हो गया? 50 अपॉन में 4 गेम है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, एक बचा ये हो गया 10, 4 2 ज़ा 8, माइनस करोगे 2 बचेगा, पॉइंट ले लेंगे
तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 12.5। कितना आ गया? 12.5। तो ए का एवरेज आ गया दोस्तों 12.5। कितना आ गया? 12.5। ठीक है, चलो बी पे चलते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम बाय सी, वुड यू डिवाइड दी पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई व्हाट अबाउट बी? कह रहे हैं कि अगर सी के लिए हमें मीडियन सॉरी नॉट मीडियन, अगर सी के लिए हमें मीन निकालना होगा तो बताओ 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे? तो जवाब है दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं ना, जितने गेम खेले होते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से ही डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और बी की बात रही तो बी ने चारों गेम खेले, हालांकि 0 बनाया कोई बात नहीं, लेकिन चारों गेम खेले, तो 4 से डिवाइड होगा बी के लिए। ठीक, सी क्या है? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है? इसके लिए तो भाई सभी का एवरेज कंपेयर करना होगा। बेस्ट परफॉर्मर ए का कितना आया था? 12.5 था आई थिंक, है ना? 12.5 ऐसे कर कुछ था। ठीक है, इसका कितना आएगा? तो 8 6 10 18, 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं, ये तो कम रहने वाला है। ऐसे ही 8 और 19, 19 में 3 जोड़ दो होता है 22 और 10 32, 32 डिवाइड बाय 3, तो 10 जा 1 जा कट गया 0, 10 जा नहीं 10 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक है, आंसर ए ही है दोस्तों, ए का ही सबसे बढ़िया एवरेज जा रहा है, तो ए ही आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए जनरल नॉलेज क्विज आर 85 76 90 85 39, ये पूरा दिया हुआ है। अनदर ग्रुप स्कोर्ड इन द सेम क्विज आर, ये इनका दिया हुआ है, एंड अच्छा ये सब है। कंपेयर एंड डिस्क्राइब बोथ ग्रुप्स परफॉर्मेंस यूजिंग मीन एंड मीडियन। देखो दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, एक जनरल नॉलेज का क्विज है। ठीक है, क्विज हो रहा था, उसमें एक ग्रुप को इतना स्कोर मिला है, दूसरे ग्रुप को इतना स्कोर मिला है। आपको दोनों का मीन मीडियन निकाल के इनका कंपैरिजन करना होगा, इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होगा। तो चलो भाई मीन मीडियन निकाल लेते हैं दोनों का। तो पहले ग्रुप का मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करने पे जो आंसर आने वाला है वो है दोस्तों 730, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, अपॉन में 10 करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, तो घटा दोगे आंसर आ जाएगा 73। तो मीन आ गया 73। ठीक है, और जो मीडियन आपका आएगा वो आप मिडिल के 2 उठाओगे, इसको सॉर्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के, चलो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको लगा देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका इसमें 48। ठीक है, देन आ जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद में 56 के बाद में 50 60 75। ठीक, फिर 76। ठीक है, उसके बाद में अरे 39 सबसे पहले आएगा, 39 तो मिस ही हो गया, 39 सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 76 हो गए, 76 81। ठीक, उसके बाद में 85 दो बार में, तो 85 दो बार में हो गए, और फिर आ जाएगा 90, और उसके बाद में 95 लास्ट हो गया। तो कितने हो गए? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। अच्छा, 10 का जो आधा होता है, हाफ होता है, वो होता है 5, मतलब मुझे पाँचवीं और छठी जो भी वैल्यू होगी ना उसका एवरेज निकालना है। तो 1 2 3 4 5, तो मुझे पाँचवीं और छठी इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो 76 प्लस का 81 अपॉन में 2, तो 76 प्लस का 81 करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 70 80 150 150 157 आ जाएगा अपॉन में 2। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा आपका 78.5 ऐसे करके आएगा कुछ। ठीक है, 78.5 या 78.6 ऐसे करके समथिंग कुछ आना चाहिए। नहीं 78 कैसे आएगा? एक सेकंड नहीं सही है 78 ही आएगा। 150 है ना, 70 80 आएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया इसका आंसर। सेकंड ग्रुप का भी निकाल लेते हैं मीन मीडियन दोस्तों, क्योंकि तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो मीन निकालेंगे तो इन सबको ऐड करने पाएगा 681। ठीक है, 681 आ रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि यहाँ पे 9 वैल्यू दी हुई है। डिवाइड करने पर आंसर आपका आ जाएगा 75.7 समथिंग करके कुछ आ रहा है। ठीक, 75 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आएगा। ये मीन हो गया,
और जो मीडियन है तो देखो 9 वैल्यू दी हुई ना, तो 9 वैल्यू दी है तो 9 4.5 मतलब आपको पाँचवीं वैल्यू लेनी है। हाँ, पाँचवीं वैल्यू लेनी है जो कि आपकी 79 आएगी। चलो मैं करके बता देता हूँ इसमें। तो पहले तो ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे छोटी इसमें है 47, तो 47 हो गया, कॉमा उसके बाद में 59 है, कॉमा फिर है 68, कॉमा फिर है 73, उसके बाद में आ जाएगा 79, कॉमा 73 79 दोनों हो गया। अच्छा, इसको भी तो काटना है। फिर है 86 कॉमा 90 कॉमा 93। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 सेकेंड 9 वैल्यू थी ना इसमें। अब क्या मिसिंग है भाई? अब क्या मिसिंग हो गया इसमें? कोई वैल्यू 2 बार आ रही है क्या? देखो 47 हो गया है, 59 हो गया है, 68 किधर है? 68 ये रहा 68। अच्छा 86 2 बार है दोस्तों, 86 ना 2 बार है। अब ठीक है, चलो तो 9 वैल्यू टोटल हो गई है, 9 है। तो देखो जो पांचवी वैल्यू है ना उसके इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, और पांचवी वैल्यू है आपकी 79। तो यहाँ पे मीडियन निकला है 79। ठीक है, मीडियन आ गया 79। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मीडियन आ गया 79, और अब बस इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने पे जो ग्रुप 2 है इसका मीन और मीडियन क्या आ रहा है? हाई आ रहा है ग्रुप 1 से। ठीक है, तो ग्रुप 2 ने बेटर परफॉर्म करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? कंसीडर इस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी के सर्वे से डेटा इकट्ठा करा गया है, तो ये है वो डेटा। चूज द एप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ करके मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। क्वेश्चन 5 है, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग हाइट। 17 बच्चों का एक समूह है जिनकी हाइट दी हुई है। The sports teacher want to divide the class into 2 groups so that each group has an equal number of students. जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटना चाह रहे हैं, ऐसे कि हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएं। वन ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विद हाइट लेस देन ए पर्टिकुलर हाइट। एक ग्रुप के अंदर बच्चों की जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर हाइट से कम है। दूसरे ग्रुप में बच्चों की जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा है। सजेस्ट अ वे टू डू दिस। Can you guess the age of these students based on tabular data in telling tall tale section? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 बच्चों का समूह है। ठीक है, 17 बच्चों का समूह है, 2 बराबर हिस्सों में इसको बांटना है। ठीक है, और ऐसे बांटना है कि एक ग्रुप में बच्चों की जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर हाइट से कम हो और दूसरे में पर्टिकुलर हाइट से क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना मीडियन निकाल लो दोस्तों। ठीक है, मीडियन निकाल लो। पहले तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो पूरे डेटा को। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो इससे क्या है कि हमको एक सही क्रम में डेटा मिल जाएगा। इसके बाद में मीडियन निकाल लो। ठीक है, मीडियन निकाल लो। मीडियन पता है ना क्या होता है? मीडियन भाई, मीडियन क्या होता है? किसी भी वैल्यू का मिडिल नंबर होता है। ठीक है, और उसके एक तरफ जो भी वैल्यू होती है वो कम होती है, दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है जो कि ज़्यादा होती है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से एकदम फिट बैठ रहा है। तो चलो भाई मीडियन निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इसको ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 101। ठीक है, फिर आ जाएगा 102, फिर आ जाएगा 106, फिर आ जाएगा 109, उसके बाद में आ जाएगा 110। 110 2 बार में है, फिर 112 आ जाएगा। अच्छा 115 भी 2 बार में है। ठीक है, तो 115 2 बार में आ जाएगा। 2 बार, अरे 2 कहाँ है? 2 से ज़्यादा है भाई, 2 से काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है? 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, चलो अब है 117 जो कि 1 बार है, और 120 जो कि 2 बार है। ये लो जगह ही चली गई। और ये 123 और लास्ट है 125। ठीक है, तो देखो 17 बच्चे हैं, तो इसका मीडियन कौन सी वैल्यू होगी? तो 17 + 1 होता है 18/2, आंसर आएगा 9, यानी कि 9वीं वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आ गया 115। तो 115 9th वैल्यू इसका क्या है? मीडियन है, मिडिल वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने बच्चे हो गए? इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाद में भी 8 बच्चे हैं। और इस
इस ग्रुप में बच्चों की हाइट क्या है, इससे कम, और इस ग्रुप में बच्चों की हाइट क्या है, इससे ज़्यादा। ठीक है, जो कि हमको चाहिए था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मीन एंड द मीडियन ऑफ हाइट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के बच्चों का मीन और मीडियन निकालना होगा। तो दोस्तों ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 क्या है, देयर आर 2 7th ग्रेड सेक्शन एट ए स्कूल। स्कूल में 7th ग्रेड के 2 सेक्शन है, हर सेक्शन में 15 लड़के 15 लड़कियां हैं। एक सेक्शन में जो मीन हाइट है स्टूडेंट्स की वो है 154.2 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना, ये नहीं बताना है, व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अदर सेक्शन। अच्छा, दूसरे सेक्शन में बच्चों की मीन हाइट को लेकर क्या ट्रू है ये आपको बताना है। तो पहला क्या है, मीन, देखो पहले तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो हमको सिर्फ एक सेक्शन की मीन हाइट दी हुई है, कह रहा है दूसरे, इससे बताओ कि दूसरे की क्या होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन की मीन हाइट दी है और दूसरे सेक्शन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, जैसे कि बच्चों की हाइट क्या है, ठीक है, या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप मीन निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अदर सेक्शन कैन नॉट डिटरमाइन, यही सही है कि जो मीन हाइट है दूसरे सेक्शन की वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास उतनी वैल्यू है ही नहीं, उतनी जानकारी है नहीं कि हम दूसरे सेक्शन के बच्चों की हाइट निकाल दें। ठीक है ना। क्वेश्चन 8 है, स्टैंडिंग टॉल इन स्टॉर्म्स। तो ये हमारा एक इन्फोग्राफिक वाला है, इस पे बाद में आएंगे, पहले ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर इन न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड लंदन। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन के स्काई स्क्रेपर का वैल्यू लिखना होगा। तो न्यूयॉर्क कितना है, कितना हो सकता है। तो देखो इसके बीच में स्केल दिए क्या, स्केल नहीं दी हुई है, तो ये इसके बीच में आई थिंक ये होना चाहिए 3 है, और ये आई थिंक ये 300 समथिंग होना चाहिए। 300 लेते हैं इसको, ठीक है, शायद ये 300 समथिंग कुछ होना चाहिए। ये तो न्यूयॉर्क का हो गया। टोक्यो का 183 है और ये 154 है, ये होना चाहिए 165 कर लेते हैं। हाँ 165 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और किसका था, न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन, तो इसका 46 है ना, इसका कर लेते हैं 46 से कम ही रहेगा, तो चलो इसका 35 कर लेते हैं दोस्तों, 35, ठीक है। चलो जी, तो ये तो ए का आंसर हो गया। अब बी पे आते हैं, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड। क्या ये जो स्टेटमेंट है वैलिड है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली 12 सिटीज हैव मोर स्काई स्क्रेपर देन मुंबई। मुंबई से सिर्फ 12 सिटीज में स्काई स्क्रेपर ज़्यादा हैं। तो मुंबई ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ये स्टेटमेंट एकदम वैलिड है कि मुंबई से ज़्यादा 12 सिटीज़ में स्काई स्क्रेपर्स हैं, तो ये वैलिड है। सेकंड वाला क्या है, ओनली 7 सिटीज़ है फ्यूअर स्काई स्क्रेपर देन मुंबई। मुंबई से कम स्काई स्क्रेपर 7 सिटीज़ में है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी वैलिड है दोस्तों, ये भी वैलिड है, ठीक है ना, कि सिर्फ 7 शहरों में मुंबई से कम स्काई स्क्रेपर्स हैं। थर्ड है इसमें, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड इज इन हांगकांग। जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की वो हांगकांग में है। तो दोस्तों इस ग्राफ को देखकर ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी इसमें दी ही नहीं हुई है। तो ये आपका इनवैलिड है, ये ना इनवैलिड हो गया आपका, ये है इनवैलिड, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, एस्टिमेट देन मेजर द ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ बेस्ड ऑन द डेटा, हाउ एक्यूरेट वर योर एस्टिमेट, फाइंड द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें दोस्तों ये जो क्वेश्चन ना ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ उसमें क्या करना है। इसमें ये जो चीज़ें दे रखी हुई हैं इनकी लंबाई आपको नापनी होगी, ठीक है। पहले एस्टिमेट करना है, मतलब अंदाज़ा मारना है कितनी है, तो अंदाजन लंबाई यहाँ लिखो, फिर नाप के लंबाई यहाँ पे लिखो, ठीक है, और फिर डिफरेंस जो है इसको यहाँ पे लिखो, ठीक। और इसके अलावा आपको जो बार ग्राफ है ना वो भी बनाना होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मतलब खुद से ही करना होगा, इस चीज़ों को खुद से नापना होगा। क्वेश्चन 10 है, आदिति लाइक सॉल्विंग पजल्स। आदिति को पजल सॉल्व करना काफ़ी अच्छा लगता है।
शी रिसेंटली स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द इजी लेवल सुडोकू पजल। उसने अभी हाल ही में जो इजी लेवल की सुडोकू पजल होती है ना उसको सॉल्व करना शुरू करा है। दी टाइम शी टुक, जो समय उसको लग रहा है सेकेंड्स में इनको सॉल्व करने में वो नीचे दिया हुआ है। द फर्स्ट 9 वैल्यूज करस्पॉन्ड टू वीक 1, पहली 9 वैल्यू जो है वो वीक 1 की है और बाकी की जो वैल्यू है वो वीक 2 की है। ए कंस्ट्रक्ट ए डॉट प्लॉट बिलो शोइंग द डेटा फॉर बोथ वीक, आपको डॉट प्लॉट नीचे बनाना होगा जिसमें दोनों वीक्स का डेटा दिया हो। डिस्क्राइब द मीन मीडियन एंड एनी ऑब्जर्वेशन यू मे हैव अबाउट द डेटा, आपको मीन मीडियन और कोई भी ऑब्जर्वेशन जो डेटा के रिकॉर्डिंग है ना, डेटा के रिकॉर्डिंग है ना, वो आपको इसमें बतानी होगी। ठीक है, चलो दोस्तों, तो सबसे पहले तो काम करते हैं, इसमें डॉट प्लॉट बना लेते हैं। ठीक, तो डॉट प्लॉट के लिए वैल्यूज लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली है 410 की। ठीक है, तो 410 की, देखो दोनों हफ्तों का ना रंग अलग अलग करना है। अरे ट्रायंगल बनाना है दोस्तों, वीक 1 के लिए ट्रायंगल है, वीक 2 के लिए गोला है। तो वीक 1 के लिए ट्रायंगल 9 है ना स्टार्टिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ट्रायंगल होंगी। ठीक, बाकी गोले होंगे। तो 410, 400 है, 400 पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ 200 210 220, ठीक है ऐसे। तो 400 नेक्स्ट हो जाएगा 410, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगा इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में क्या है 400, तो इसके ऊपर ऐसे करके ट्रायंगल मार दो। उसके बाद में है 370, तो 370 60 के बाद इधर ट्रायंगल आ जाएगा। फिर है 340, यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल, अरे ये नीचे आ गया काफी, यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल। फिर है 360, इधर ट्रायंगल आ गया। उसके बाद में है 400, 400 पे 2 हैं, अच्छा 2 हैं, तो इसके ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और फिर है 320, तो यहां पर ट्रायंगल आ जाएगा दोस्तों। फिर है 330 जो कि इधर होगा, इधर ट्रायंगल आ गया। फिर है 310 जो कि यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। उसके बाद में अच्छा बस वीक 1 हो गया, वीक 1 हो गया। ठीक है, अब वीक 2 की बारी है और इस पे सर्कल मारना है। तो चलो भाई, 320 ऊपर एक गोला, 300 सॉरी 290 290 290 ये रहा, तो यहां पे गोला आ जाएगा। 380 इधर गोला आ गया। अरे ये थोड़ा नीचे, इसको हल्का सा ऊपर लेना पड़ेगा, ज्यादा नीचे आ गया, इधर गोला आ गया। फिर है 280, इधर गोला आ गया। 270 इधर गोला आ गया। 230 230 यहां पे आ जाएगा। फिर है 220 यहां पे आ जाएगा। 240 आखिरी है जो कि आ गया यहां पर। ठीक है, तो ये बन गया डॉट प्लॉट। ठीक, ये डॉट प्लॉट बन के तैयार हो गया। चलो अब मीन मीडियन निकाल लिया जाए दोस्तों। तो पहले इसका निकाल लेते हैं मीन। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये मैंने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर ली है। तो इसको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 5470 अपॉन में 17। और एक रुको, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ ठीक है। ठीक है, इतना आ रहा है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 321.46। ठीक है, तो ये आपका मीन आ जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, मीन 321.46 ये आ गया इसका मीन। ठीक है, और जो मीडियन है ये 17 है ना, तो 17 के बीच वाली होगी 17 प्लस 1 18 9, नौवीं वैल्यू, और नवी वैल्यू आपकी 320 आनी है। ठीक है, जब इसको ऑर्डर में लगाओगे दोस्तों तो जो नवी वैल्यू है वो आपकी 320 आएगी। ठीक है ना, चलो अच्छा एक काम करता हूं मैं, करके दिखा देता हूं आपको। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा 220 पहली वैल्यू, फिर 230, ठीक है ना, 240 270 280 290 310 320 डबल 320 है। उसके बाद में 330 340 360 370 380 400 दो बार आएगा, और फिर है 410। ठीक है,
एक बार काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं सारी वैल्यू है, कोई मिसिंग तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब इसमें जो नवी वैल्यू है जो कि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320, ये हो जाएगा इसका मीडियन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 320। मीडियन कितना निकला है? 320। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13, ये तीनों ही हमारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये तीनों ही प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।